Good morning, everyone. Welcome back. Today, we are going to study the making of nationalism in Europe, part 1. Student, mid 18th century Europe. It was consisting of no nation state. There were no nation state, right? Germany, Italy, Switzerland, they were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories, means the area that was self-governing. Clear? As no nation states were there because Europeans never saw themselves as sharing a common identity or culture. कोई भी common identity or culture नहीं था, so no nation state was there, right? So, for example, the Habsburg Empire of Austria-Hungary, it was comprised of different speaking people, right? French, Italian and German speaking people. तो इस तरह से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे और इस तरह से वहाँ कोई यूनिटी नहीं थी. And the only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. एम्परर के प्रति स्वामी भक्ति ही था जो इतने डाइवर्स ग्रुप को एक इकट्ठा बांधता था. राइट नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. नाउ द अरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट, राइट, पॉलिटिकली एंड सोशली. ये एरिस्टोक्रेसी जो थी ये डोमिनेंट क्लास होती थी. सो एरिस्टोक्रेसी कौन होते थे? द लैंड ऑनिंग क्लास. जो लैंड ऑनिंग क्लास होती थी उसको वो एरिस्टोक्रेसी क्लास होती थी, राइट. दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड. विलेजेस वगैरह में उनके अपने एस्टेट होते थे एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस होते थे, राइट. एंड दे स्पोक फ्रेंच because it was considered as the high society language for the purpose of diplomacy, right. So next was the families were connected by the ties of marriages. Clear? And numerically, last one is numerically it was small but dominated in Europe. Clear? एंड मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन होती थी, ज़्यादातर लोग जो होते थे दे मेड अप ऑफ पेजेंट्री. किसान लोग होते थे, जो मेजॉरिटी होती थी पॉपुलेशन में तो किसान होते थे. तो कौन होते थे किसान? पेजेंट्री कौन थे? सो टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय द टेनेंट्स एंड स्मॉल ऑनर्स. जो बल्क होता था ये टेनेंट्स या स्मॉल ऑनर्स जो थे वो इसमें फार्म खेती करते थे. वाइल ईस्ट और सेंट्रल यूरोप में एरिस्टोक्रेसी की लैंड में जो कल्टीवेट करते थे वो सर्फ कहलाते थे. क्लियर? इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड meant the growth of towns and the emergence of commercial classes. जैसे ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या ट्रेड का ग्रोथ हुआ तो इसका मतलब है कि टाउन्स का ग्रोथ हुआ या कमर्शियल क्लासेस का ग्रोथ हुआ, राइट. और ये ग्रोथ जो थी ये किस पे संभव थी? प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, राइट. इट वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई. औद्योगिकीकरण जो था वो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, जबकि फ्रांस और पार्ट ऑफ जर्मनी में इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. क्लियर? सो ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन facilitated the growth of towns and rise of commercial classes of traders. Clear? So new social groups came into being. जो न्यू सोशल ग्रुप थे वो अब देखिए सामने आए. अब वर्किंग क्लास. ये सोशल ग्रुप किसके थे? वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, professionals. Clear? And they popularized nationalism
and stood for the abolition of aristocracy. तो एरिस्टोक्रेसी को एबोलिश करना और साथ में प्रिविलेजेस, गेन्ड पॉपुलैरिटी, इन सब का जो एबोलिशन था ये इस जो न्यू इमर्ज हुई क्लास थी इसके द्वारा ही संभव हो पाया. What did liberal nationalism stand for? Now, children, you are aware of the word suffrage, right? It's the right to vote. वोट देने का अधिकार. Clear? So the term liberalism derives from the Latin root liber, meaning free. Latin का शब्द है ये जिसका मतलब है free, आज़ाद होना. Right? So for the new middle classes, liberalism stood for freedom for individual. मतलब individual की freedom and equality of all before law. Right? The right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. अब right to vote ये जो होता था ये property owning men को मिलता था. मत का अधिकार, वोट का अधिकार, and men without property and all women were excluded from political rights. तो जो men without property होते थे, जिनके पास कोई property नहीं होती थी, और सब women जो होती थी उनको political rights नहीं दिए गए थे. And what does the word liberalism stand in political sphere? तो politically sphere में it means introduction of constitution and representative government, right? It emphasizes the concept of government by consent, सहमति से सरकार चुनना, right? और inviolability of private property. So liberalism became the main concern in Europe after the French Revolution because universal adult suffrage was not granted to the people by Napoleonic Code. तो वहाँ पे तो ये सफरेज जो थी ये ग्रांट नहीं हुई थी. And men without property and women were denied the right to vote, right? And women were made subject to the authority of men. Women को सब्जेक्ट बना दिया गया था. नाउ व्हाट डज द टर्म लिबरलिज्म मीन इन इकोनॉमिक स्फीयर? तो इन इकोनॉमिक स्फीयर इट मीन्स द फ्रीडम ऑफ मार्केट, राइट? लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड abolition of state imposed restriction on the movement of goods and capital, or you can say removal of ट्रेड रेस्ट्रिक्शन. तो ट्रेड की जो भी बाधाएं हैं उनको रिमूव करना. तो इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का ये मतलब था. क्लियर? मार्केट्स वर नॉट फ्री एज 39 कन्फेडरेसीज ऑफ फ्रांस हैड देयर ओन लॉज. क्योंकि जो यूनियंस होती थी इन सब के अपने ही लॉ होते थे and that posed problem for the free movement of goods. तो जिसकी वजह से movement of goods जो है उसमें प्रॉब्लम आती थी. Liberalism fused with the French Revolution envisaged the end of autocracy and clerical privileges. Clear? Now the term Zollverein. Zollverein was a custom union. Right? A custom union was given the name Zollverein in 1834. A custom union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia. Prussia के initiative पे बना and joined by most of the German states. तो बहुत सारे German states की ने इसको join किया. And the union abolishes tariff barriers and reduce the number of currencies from over 30 to 2. तो इस यूनियन की वजह से जो टैरिफ बैरियर्स थे इनको रिड्यूस करके 30 से रिड्यूस करके 2 तक कर दिया गया. क्योंकि एक मर्चेंट जो ट्रैवल कर रहा था उस टाइम 1833 ईयर्स की बात कर रहे हैं
फ्रॉम हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग तक, उसे अपनी चीज़ अगर सेल करनी है तो उसको 11 कस्टम्स बैरियर से गुज़रना पड़ता था, और उसको इतनी ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो हर एक को 5% देता था। और ये जो ड्यूटीज़ होती थी, ये जो टैक्सेस होते थे, ये लगे होते थे वेट और मेजरमेंट पे। जो चीज़ वो बेच रहा है तो उसके वेट और मेजरमेंट पे ये ड्यूटीज़ लगी होती थी, और ये वेट और मेजरमेंट भी हर जगह पे अलग अलग होता था। इसका मेजर, फॉर एग्जांपल द मेजर ऑफ क्लॉथ was the LA, तो which in the region stood for a different length, and LA of textile material, अगर हम कपड़ों की बात करते हैं तो bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth, and in men's में 55.1 centimeter, और न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर। इस तरह से डिफरेंट मेजरमेंट होती थी, और इसी डिफरेंसेस के चलते जो एक मर्चेंट था उसको भी इतने सारे कस्टम्स बैरियर के अकॉर्डिंग उसको कस्टम ड्यूटी अपनी देनी होती थी, राइट। ये जो टैक्सेस थे उनको पे करने होते थे। तो ये जो ऑब्स्टिकल्स थी टू इकोनॉमिक एक्सचेंज, राइट, एंड ग्रोथ, तो ये ऑब्स्टिकल्स जो है उनके लिए देखी जा सकती थी कि वो इतनी जगह टैक्सेस देते जा रहे हैं। तो इस वजह से आर्ग्यू हुआ, और फिर ज़ोल्वेरिन जो था ये सेटअप हुआ, इसको बनाया एट द इनिशिएटिव ऑफ रशिया ने इसको बनाने का इनिशिएट लिया। क्लियर? सो तो मर्चेंट्स की प्रॉब्लम इस कस्टम यूनियन से सॉल्व हुई, राइट। एंड उस समय जो ये वाइडर नेशनलिस्ट भावनाएं थी, तो उसे इस तरह से जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वेव मिली उसने और मजबूत किया। क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस वाज फॉर टुडेज क्लास, एंड असाइनमेंट विल बी गिवन टू यू सेपरेटली। ओके, थैंक यू।